क्लास चैप्टर 2 सजीव जगत में विविधता। बड़े वृक्ष दूसरों को छाया देते परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनको फल भी दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वह दूसरों को ही देते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज एक सुहावनी सुबह है। विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा को आमंत्रित किया। डॉक्टर रघु के पास अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक, मणिराम चाचा विद्यालय के पास रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक है। मणिराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ हैं। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों व जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित है। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे वे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें, उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मणिराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों को शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षी, एक फल से दूसरे फल पर मंडराती तितलियां और एक दूसरे के वृक्ष पर कूदते बंदरों का अवलोकन करते। वे अपने अवलोकन को अपनी नोटबुक में क्या करते हैं, अंकित करते। डॉक्टर रघु और मणिराम चाचा उनके बारे में चर्चा करते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों की कलरव चहचहाहट को सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति की विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मणिराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों को नकल करने का अनुरोध करते हैं। मणिराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों को नकल करते, उन्हें देखकर विद्यार्थी भी नकल करने लगते। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया? अपने अवलोकन को अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ साझा कीजिए, उन पर चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाएं। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियां जैसे गर्म, ठंडा, तेज हवा इत्यादि अंकित करें। आपने जिन पौधों का अवलोकन किया उनमें क्या समानता, क्या भिन्नता है? आपने देखा कि पौधे विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां, तने व पत्तियां का विन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाएं। उनके रहने के स्थान, उनकी भोजन और गति प्रकार तालिका में दिए गए हैं। आपने देखा हो कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते, मछलियां जल पर रहती है, मेढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में रहते हैं। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन, उनकी गति प्रकार में विविधता होती है। आपने जिन पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र भी अपनी नोटबुक में बनाए। आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों, पत्ती, फूलों, जीव जंतु, पंखों के साथ स्क्रैप बुक तैयार करें। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं की देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतु का नाम जोड़ें जिन्हें अपने तालिका 2.2 अथवा 2.2 में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे, एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, जो आपसे सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट पर बना सकते हैं। चित्र पर बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपका क्या विचार है?
कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा श्याम पट्ट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं के चित्र बनाए गए हैं। क्या आप सोचते हैं श्याम पट्ट पर चित्रित किए गए पौधे और जंतुओं के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षी और जंतुओं के भोजन आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं। तो क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर भिन्न रहते हैं। पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों के समूह में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूह में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते से अच्छे ढंग व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार को दृष्टि डालें और हमारे चारों विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं, जिनके विषय में हमने सीखा है। संभवतः आपने जंतुओं के विविध विषयों के आधार पर उनके समूह बनाए, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, वे किस रंग के और कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता विभिन्नता के आधार पर समझना अध्ययन करना सरल हो जाता है। आप समूह बनाने से महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री को और अधिक जानेंगे। पौधे के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा होगा पौधे में उसके तने, पत्तियां, फूल इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती है। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोर भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होते हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों के समूह का बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के उनके समूह, उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार, आधार, शाख, झाड़ियां, वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आपको शाख, झाड़ियां, वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई तालिका 2 में जानकारी दें। पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, उनके तने मोटे और कठोर होते हैं, भूरे व काष्ठी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाइयों से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधों को वृक्ष कहते हैं। जैसे आम एक वृक्ष है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। जैसे झाड़ी हो गया, शाख हो गया। कुछ पौधों के तने के वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं थे। प्राय इस प्रकार के पौधे अनेक भूरे रंग, काष्ठी लकड़ी जैसे तने होते, जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं। तने कठोर होते, लेकिन वृक्ष के तने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधों को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं, उनके तने कोमल व हरे होते हैं, इन्हें शाख कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। कुछ पौधे तने दुर्बल होते हैं, उनके ऊपर चढ़ने और बढ़ने की सहायता की आवश्यकता होती है, इन्हें आरोही लता कहा जाता है। कुछ पौधों की भूमि सतह पर फैलकर बढ़ती है, उनको विसर्पी लता क्रीपर कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूहों को बना सकते हैं? आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को सिराएं कहते हैं। सिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को सिरा विन्यास कहा जाता है। आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य सिरा के दोनों सिराओं का एक जाल सा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां इस सिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर चलती हैं। इस पैटर्न को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले की घास की पत्तियां समांतर सिरा विन्यास को प्रदर्शित करती हैं। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले सिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए आप पौधे की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। क्या सभी पौधे जड़ें होते हैं? क्या जड़ें एक जैसी होती हैं? सरसों के पौधे मूसला जड़तन, सामान्य घास के पौधे जड़तन रिश्ता। आपके द्वारा एकत्रित की गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं, क्या भिन्नताएं होती है?
सरसों का पौधों का जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधों की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले कन्या पौधे का उदाहरण गुड़हल है, जिसे अपने क्रियाकलाप 2 पॉइंट में दर्ज किया था। इस पौधे की जड़ें समान माप पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई दे तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार है? क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास और जड़ों के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधों में मूसला जड़ें होती हैं। पत्तियों में जालिका रूप सिरा विन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले अन्य पौधे भी मूसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झगड़ा जड़ और पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिसमें समांतर सिरा विन्यास होता है उनमें झगड़ा जड़ें भी होती हैं? समांतर जिन पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है वे मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर सिरा विन्यास होता है झगड़े जड़ें होती हैं। चने का पौधा मूसला जड़ होता है और पत्तियों में जालिका रूपी सिरा विन्यास एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा में झगड़ा जड़ और पत्तियां समांतर सिरा विन्यास का उदाहरण है। यह किसी पौधे के बीज और जड़ के पत्तियों सिरा में परस्पर संबंध है। आइए तुलना करें। चने के बीज और मक्के के बीज, ये द्विबीजपत्र है। इसमें 2 हैं, इसमें फर्स्ट है और सेकंड है, जबकि मक्का में एक ही बीज है। आप देखेंगे चने के बीज में बीज के अपने अंदर में 2 भागों में विभक्त है। जो बीज है उसे 2 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कहते हैं, कॉटिलीडॉन कहते हैं। जिन पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्र होते हैं, डाइकोटिलडॉन कहा जाता है। मक्के के बीज का पतला बीजपत्र होता है। मक्का का जो बीज होता है पतला बीज। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकोटिलडॉन्स कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के सिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में बीजपत्र संख्या परस्पर क्या संबंध देखते हैं? द्विबीज पौधों में जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़तंत्र होता है, जबकि एक बीज पौधों में समांतर सिरा विन्यास और झगड़ा जड़तंत्र होता है। अपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा। आइए अब जंतुओं के समूह के बनाने के विषय में समझते हैं। जंतुओं के समूह कैसे बनाए? पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत ही भिन्न होते हैं। क्या आपने सोचा है कि आप इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इन समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? चींटी टांगे, बकरी टांगे, कबूतर उड़ना, पंख, मक्खी चलना उड़ना, पैर, पंख आदि। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद या फांद सकते हैं। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र और तालिका के माध्यम से आपने गति के प्रकार और गति के लिए उपयुक्त शरीर अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना है। हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूह पर कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त अनेक जंतु की आकृति, आकार, संरचना, रंग, अन्य विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। इनमें कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति जंतुओं में समूह बनाने की विविधता को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न परिवेश में पौधे जंतु, अलग अलग परिवेश में अलग अलग पौधे जंतु। जैसे ठंड में ठंडे स्थानों पर अलग पौधे जंतु पाए जाते हैं, गर्म स्थानों पर अलग पौधे और जंतु पर। संभवतः अपने प्रकृति के सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु विभिन्न परिवेशों में रहते हैं। अपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को अंकित किया। क्या जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के लिए हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है और जल में गति करने के लिए उसके पास धारा रेखित स्ट्रीमलाइट और शरीर पे पंख और फेन होते हैं। बकरी घास वाले क्षेत्रों पर रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। जंतुओं के आकार और आकृति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मछली अपने
पंखों की सहायता से पानी में तैरती है और बकरी अपनी टांगों की सहायता से भूमि पर चलती है। मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, महासागर, जंगल, अन्न। मरुस्थल में कौन रहता है? ऊंट। पर्वतीय क्षेत्र में देवदार का वृक्ष। महासागर में मछली और जंगल शेर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों का संबंध में आप क्या अवलोकन है? अपने अवलोकन सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं, एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसके राजस्थान के मरुस्थल में मोटे और मसाला तने वाले नागफनी के पौधे देखे हैं। माया बताती है उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालय क्षेत्र में देवदार वृक्षों को साथ देखा। साथ ही उसने यह भी बताया कि एक वृक्ष शंका होता है, उनकी शाखाएं लचीली और झुकी होती है। यह स्थान ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आइए पता लगाएं कि ऐसा क्यों। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत कम जल उपलब्ध होता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंड, इसीलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु जो दिन के समय अत्यधिक गर्म और रात्रि के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रहते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे मसाला तने जल को संग्रहित कर सकते हैं। उन स्थानों को गर्म परिस्थितियों सहन करने पौधों की सहायता करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियां जीवित रहने के लिए वृक्षों की बनावट होती है। उन पर बर्फ टिकती नहीं है बल्कि आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्ष शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। आप समझ गए होंगे विभिन्न स्थानों में जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊंट, देखिए इन दोनों जंतुओं में क्या अंतर दिखाई देता है। राजस्थान में गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊंट। गर्म मरुस्थल में ऊंटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने बताया कि ऊंट लंबे पैर और चौड़े खुर वालों रेतीली मरुस्थल रेत में बिना ढंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल ऊंट की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल ऊंटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहायता से उपलब्ध नहीं होता। ऊंट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थल में ऊंटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल के ऊंट में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता। उस समय उन्हें कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीली मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। मरुस्थल में ऊंटों को जीवित रहने में कौन सी अन्य विशेषताएं सहायक हो सकती हैं? कक्षा के अन्य विद्यार्थी ने अवलोकन को साझा करना आरंभ किया। राजस्थान में रहने वाली काशी ने कहा कि ऊंट कम मात्रा में मूत्र का विसर्जन करते हैं। उनका गोबर सूखा होता है, उन्हें पसीना भी नहीं आता। चूँकि ऊंट अपने शरीर में बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसीलिए बिना जल पिए वे कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। माया ने नीलगिरी के 16 वन में देखा खूबसूरत लाल फूल वाले बुरांश रोडोडेंड्रन के विषय में बताया। उसने बताया कि बुरांश की ऊंचाई कम होती है, उनके पत्ते छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। सिक्किम में रहने वाली पेमा ने बताया कि उसने पास के पहाड़ों में बुरांश के लंबे पौधे देखे, इसीलिए भिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुरांश के पौधों में उन क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए विभिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह एक विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन
मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया कि मछलियां धारा रेखी से उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है। सिक्किम में बुरांश। दो भिन्न क्षेत्रों में बुरांश की भिन्न विशेषताएं। नीलगिरी में बुरांश, ये जो नीलगिरी में है बुरांश और सिक्किम में बुरांश। सागर अपने सहपाठियों को बताता है कि वह विशेष समारोह के लिए अपने माता पिता से अंडमान निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां उसने महासागर में विशाल व्हेल और रंगीन मछलियों को देखा। उसके पिता ने उसे समझाया था कि मछलियां धारा रहित शरीर उनके लिए जल में तैरना आसान बना देता है। हमने सीखा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं को अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जो उन्हें वहां जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती है। ये विशिष्ट विशेषताएं जो पौधों और जंतुओं को किसी विशेष क्षेत्र में जीवित रहने के लिए सक्षम बनाती हैं उन्हें अनुकूलन कहा जाता है। देवदार के पेड़ का आकार और बुरांश की ऊंचाई ऐसे ही अनुकूलन है जो उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में जीवित रहने में सक्षम बनाती हैं। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उन्हें आवास कहते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री कछुआ का आवास समुद्र और महासागर है। ऊंट का आवास गर्म व ठंडे मरुस्थल है और बुरांश का आवास पर्वतीय क्षेत्र में। पौधों और जीव जंतुओं का आवास उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जल, वायु, आश्रय व अन्य आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे या जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र में जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप किन किन भिन्न विधियों से पौधे और जंतुओं के आवास के आधार पर उनके समूह बना सकते। एक विधि तो यह है कि जो थल पे रहते हैं और जो जल पे रहते हैं के आधार पर उनका समूह बनाया जाता है। थल पर रहने वाले पौधों और जंतुओं के आवास को थलीय आवास कहते हैं और वन और घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। जल में रहने वाले कुछ पौधे और जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं और तालाब, झील, नदियाँ, महासागर जलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। मेढक जैसे कुछ जंतु जल के साथ थल में भी रह सकते हैं, उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। यदि किसी पौधे या जंतु का आवास क्षतिग्रस्त हो जाता है तो क्या होगा? यदि बकरी खाने के लिए घास ना मिले तो क्या होगा? क्या मछली बिना जल के जीवित रह सकती है? अपने माता पिता, दादा दादी या पड़ोसियों से उन पौधों और पक्षियों के, कीटों अथवा ऐसे जंतुओं के बारे में जिन्हें वे बचपन में प्रायः देखते हैं लेकिन अब वे दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे परिवर्तन तब होते हैं जब आवास नष्ट हो जाता है। पौधों और जंतुओं की आवास क्षति से वे अपने घर, भोजन व अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। इससे जैव विविधता हानि होती है। भारत में बंगाल चीता, गोंडवा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या और मानवीय गतिविधियों द्वारा उन्हें आवासीय क्षति के कारण घट गई है। भारत सरकार ने हमारी जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं। बंगाल टाइगर की घटती संख्या के संरक्षण के लिए 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की गई थी। चीता की संख्या को पुनः स्थापित करने के लिए 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना चीता रीडायरेक्शन प्रोजेक्ट आरंभ की गई थी। इस प्रकार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र राज्यों ने आवास संरक्षित क्षेत्र घोषित किया। बंगाल का बाघ, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आदि परंपरागत रूप से संरक्षित वन, पवित्र उपवन आदि। पवित्र उपवन वह आधारभूत वन क्षेत्र है जिनका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधि पौधे समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर होता है। इनका संरक्षण जो होता है स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है। यहाँ किसी को भी किसी भी जीव जंतु को हानि पहुँचाने, पेड़ों को काटने या क्षेत्रों को क्षति पहुँचाने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार पवित्र उपवन सामुदायिक रूप से संरक्षित जैव संपदा है। क्या आपने क्षेत्र के पवित्र उपवन के विषय में पता लगाए? पश्चिमी घाट एक पवित्र उपवन है। पवित्र उपवन वो उपवन होते हैं जो सामुदायिक रूप से संरक्षित होते हैं, छोटे होते हैं और इनमें बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। हमें अपने ग्रह के जीवन को परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक है ताकि पेड़ पौधे व जंतु बचे रह सके और फलते फूलते रहें। प्रमुख शब्द यहाँ पे कौन कौन से आया था? अनुकूलन क्या होता है? उभयचर
जो जल और थल में रहते हैं उन्हें उभयचर। जलीय वो होते हैं जो सिर्फ जल में, जैसे मछली। जैव विविधता पेड़ पौधे और जीव जंतु के बहुत सारे रूपों को जैव विविधता कहते हैं। बीज पत्र जो होते हैं वो जैसे चना का एक बीज है उसे बीज पत्र। द्विबीज पत्र जिसमें चने के 2 भाग होते हैं उसे द्विबीज पत्र। एक बीज पत्र जिसमें किसी बीज का एक, जैसे मक्का का। झगड़ा रेशेदार वो जो होते हैं जैसे प्याज में झगड़ा रेशेदार। मूली में मूसला जड़ें होती हैं। आवास वह स्थान जहाँ पे पशु रहता है वह आवास। शाक क्या है, जैसे गुलाब का पौधा हो गया और टमाटर का। एक बीजपत्र पौधे क्या होते हैं, जिन पौधों के बीच एक भाग होते हैं, जैसे मक्का। समांतर सिरा विन्यास जैसे केले के पत्ते। जालका रूप सिरा विन्यास जिनमें बहुत सारी जालकाएँ होती हैं, जैसे टमाटर में। पवित्र उपवन हमने पढ़ा क्या होता है। झाड़ियाँ क्या होती हैं, जैसे बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं। मूसला जड़ें जैसे मूली का हो गया। थल में रहने वाले जीव को थली कहते हैं, जैसे ऊँट हो गया। वृक्ष हमने देखा आम का पेड़। सिरा विन्यास विश्लेषण करना, तुलना करना, किसी को सृजन करना। अन्वेषण करना मतलब खोजना। समूह बनाना, जैसे जानवरों का समूह बनाना, ये जैसे कुत्तों का एक समूह। अवलोकन करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, अंकित करना, संबंध ढूंढना आदि। अब देखो ये सारांश है, हमने क्या क्या पढ़ा था सारांश में। सारांश में हम विविध प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु घिरे हुए हैं। पौधे और जंतुओं की ऐसी विविधता जैव विविधता का एक वर्ग। पौधों और जंतुओं के समूहों के इनके बीच समानता भिन्नता के आधार पर बनाए जा सकते हैं। पौधों में जड़, तना, फूल, पत्तियां इत्यादि से संबंधित विशेषताओं के आधार पर समानता भिन्नता होती है। पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को समूहन कहा जाता है। पौधे उनकी ऊंचाई, तने के प्रकार और शाखाओं के पैटर्न के आधार पर शाख, झाड़ी और वृक्ष के समूह बनाए जा सकते हैं। पौधों को उनकी बीज में बीजपत्र की संख्या के आधार पर द्विबीजपत्र, एक बीजपत्र पौधों के रूप में समूह बनाए जा सकते हैं। एक बीजपत्र पौधे समानतः अपनी पत्तियों में समानतः सिरा विन्यास प्रदर्शित करते हैं। उनमें झगड़ा रेशेदार पाए, जबकि द्विबीजपत्र पौधों की पत्तियां मुख्यतः जालका रूप सिरा विन्यास प्रदर्शित, उनमें मूसला जड़ें होती हैं। विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति पाई जाती है। गति के आधार पर उनके समूह बनाए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता में भिन्न पर्यावरण परिस्थितियों का एक दूसरे भिन्न होते हैं। पौधों और जंतुओं को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाले विशिष्ट अनुकूलन कहा जाता है। वह स्थान जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उनका आवास कहते हैं। आवास के आधार पर जंतुओं और पौधों को थल व जल के रूप में समूह बनाया जा सकता है। आवास क्षेत्र से जैव विविधता की हानि होती है, क्योंकि पौधे और जंतु अपने निवास, भोजन व अन्य संसाधनों से वंचित हो जाते हैं। हमें अपने ग्रह को जीवन से परिपूर्ण बनाए रखने के लिए जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए, ताकि पौधे व जंतु बचे रह सकें और फलते फूलते रहें। यह 2 प्रकार के बीज हैं। आप इन पौधों के जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर है। गेहूं और राजमा। पर्वतीय बकरी होती है मैदानों में पाई जाने वाली बकरी। बीज का प्रकार द्विबीजपत्र, जड़ का प्रकार मूसला जड़। बीज का प्रकार एक बीजपत्र, जड़ का मूसला जड़। बतख, कबूतर।